हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष एकदम ही नई सीरीज जिसका नाम है सुपर ट्रेडर्स। इस सुपर ट्रेडर सीरीज में हम दुनिया भर के जो बेहतरीन ट्रेडर्स हैं उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स और उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आज के हमारे सुपर ट्रेडर है जॉर्ज सोरोस। ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द एंटायर वर्ल्ड सो फार। इन्होंने एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है और आज हम इस ट्रेड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इससे आपको क्या सीखने मिल सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज सोरोस आखिर कौन है। तो जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी, यूरोप में हुआ था। 31 मार्च 2021 को इनकी नेटवर्थ थी $8.6 बिलियन और इनका नंबर फोर्ब्स के वन ऑफ द रिचेस्ट हेज फंड मैनेजर्स में आता है। इन्होंने अब तक अपनी वेल्थ का $32 बिलियन डोनेट कर दिया है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को और इनको पॉपुलरली जाना जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनको ये खिताब क्यों दिया गया है। अब जॉर्ज सोरोस ने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलोसफी में की थी। इन्होंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ मर्चेंट बैंकर्स के यहाँ पे जॉब की थी और फाइनली अपना खुद का हेज फंड शुरू किया था। तो 1970 में इन्होंने क्वांटम फंड की शुरुआत की थी और इनकी जो स्टार्टिंग कैपिटल थी दैट वाज $12 मिलियन। तो $12 मिलियन से लेकर इन्होंने शुरू किया और जब 2011 में इनके फंड की वैल्यू थी $25 बिलियन, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट भी कमाई है। तो चलिए अब बात करते हैं जॉर्ज सोरोस के सुपर ट्रेड के बारे में। तो जॉर्ज सोरोस का सुपर ट्रेड आज से 30 साल पहले ब्रिटिश पाउंड में शॉर्ट करने का ट्रेड था। तो ये शॉर्ट करने का विचार इनके मन में क्यों आया, इस पर बात करते हो और कैसे इन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट करके $1 बिलियन एक ही दिन में कमाए, ये भी देखते हैं। तो जब 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उसके बाद यूरोप में काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। अब यूरोपियन कंट्रीज को आगे दूसरी बार ऐसा वर्ल्ड वॉर ना फेस करना पड़े, इसके लिए इन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन के बारे में सोचा। तो इवेंचुअली यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ और इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी वो थी यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जो कि एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन जैसा था और ये 1979 में हुआ था। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होना शुरू हो गया था और ब्रिटेन इसमें एक लेट एंट्रेंट था। 1990s में ब्रिटेन ने इसमें यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में एंट्री ली थी और यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की जो एक खासियत थी वो ये थी कि कंट्रीज को जो भी मेंबर बन रही है उनको अपनी करेंसी किसी और कंट्री की करेंसी के साथ फिक्स्ड करनी रहती थी। तो जर्मनी उस वक्त सबसे लार्जेस्ट सुपर पावर, सुपर इकोनॉमी यूरोप की थी। तो सारी कंट्रीज जर्मनी की जो डॉइचमार्क है, जो उनकी करेंसी है, उसके साथ अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करती थी। तो एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर 2.95 डॉइचमार्क का प्राइस फिक्स हुआ और ब्रिटेन को ये इंश्योर करना था कि उनकी करेंसी की प्राइस 6% ऊपर और 6% नीचे इस रेंज में ही रह सकती थी। तो जब कभी भी अगर इस रेंज के बाहर करेंसी की वैल्यू जाती तो कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को बचाना रहता था। तो 6% का मतलब होता था 2.78 on the lower side and 3.13 on the higher side। तो ये एक रेंज बन गई जिसके बीच में ब्रिटेन को अपनी करेंसी को मेंटेन करना था। तो अगर करेंसी के प्राइसेस गिर जाते तो ब्रिटेन को अपनी करेंसी खरीदनी पड़ती और अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते तो उन्हें अपनी करेंसी बेचनी पड़ती। तो दिस वॉज वॉट द यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वॉज। तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में एंट्री लेने के बाद ब्रिटेन को काफ़ी सारा फायदा भी हुआ। इनिशियली इनके इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल लेवल पे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया और इकोनॉमी भी अच्छा करने लगी। लेकिन 1992 आते आते सिचुएशन थोड़ी खराब सी होने लग गई और इसमें आग में घी डालने का काम जो जर्मनी के सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ऑफिशियली और अनऑफिशियली जर्मन सेंट्रल बैंक्स के एम्प्लॉयज़ ने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि ब्रिटेन की जो पाउंड है
उसकी स्ट्रेंथ कम होने वाली है या कम हो सकती है। सो ये अगस्त 1990 से ये बातें आनी शुरू हो गई थी और बाजार भी कुछ हद तक ये मानने लग रहा था कि वाकई में ब्रिटेन की जो पाउंड है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है। And the pound is clearly going to come under pressure. लेकिन ब्रिटेन की जो सेंट्रल बैंक है उसे पाउंड की वैल्यू को एक जो फिक्स्ड रेंज थी उसके अंदर रखना था, तो इसीलिए पाउंड के प्राइसेस गिर नहीं रहे थे। लेकिन सितंबर 1992 आते आते इस सिचुएशन में बहुत बदलाव आना शुरू हो गया था। तो जो जर्मनी के बंडेस बैंक है, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है, उसके जो हेड थे जिसका नाम था प्रोफेसर हेलमट श्लेसिंगर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में इन्होंने एक बात कही कि 1 or 2 करेंसीज कैन कम अंडर प्रेशर। तो ये 16 सितंबर 1992 की शाम को इनका ये स्टेटमेंट न्यूज़ वायर पे आना शुरू हो गया। तो जब ये स्टेटमेंट आया तब तक तो क्वांटम फंड ने ऑलरेडी 1.5 बिलियन डॉलर्स की शॉर्ट पोजीशन ब्रिटिश पाउंड में बना रखी थी। अब शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो ये मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका व्यू ब्रिटिश पाउंड पे बेरिश है, तो आप क्या करोगे, किसी ब्रिटिश नेशनल या किसी ब्रिटिश कंपनी के पास जाओगे जिसके पास एक्सेस पाउंड्स पड़े हैं, तो आप उनसे कहोगे कि मुझे 100 पाउंड आप उधार दे दीजिए और मैं आपको 1 या 2 या 3 महीने में लौटा दूंगा और इसके बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। और इवेंचुअली जब पैसा लौटाने का टाइम आता है तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने 100 पाउंड्स उधार लिए और ये 100 पाउंड उधार लेने के बदले आपने जो 2.95 डॉइचमार्क की वैल्यू थी, तो उसके सामने मतलब आपको 295 डॉइचमार्क मिलेंगे। तो 295 डॉइचमार्क आपने खरीद लिए और पाउंड्स बेच दिए। तो 3 महीने बाद इवेंचुअली मान लीजिए कि अगर ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू घट गई, 10% से गिर गई, तो आपको सेम 295 डॉइचमार्क के बदले में आपको 110 ब्रिटिश पाउंड्स मिलेंगे। तो आप क्या करोगे कि आपको जो 100 पाउंड वापस देने थे वो आपने इंटरेस्ट के साथ चुका दिए और बाकी की जो वैल्यू बचेगी वो काफ़ी सब्सटैंशियल होगी, लगभग 9 पाउंड या 9.5 पाउंड के आसपास की होगी, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो दिस इज हाउ शॉर्ट सेलिंग इज डन। तो अब क्वांटम फंड की ऑलरेडी ब्रिटिश पाउंड में $1.5 बिलियन तक की शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी। अब स्टैनली ड्रकनमिलर, जो कि क्वांटम फंड में जॉर्ज सोरोस के साथ काम कर रहे थे, काफ़ी जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट है और एक सुपर ट्रेडर भी है। तो अगर आपको इनके बारे में भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो स्टैनली ड्रकनमिलर जॉर्ज सोरोस के पास जाते हैं ये न्यूज़ आइटम लेके कि हमारी जो शॉर्ट पोजीशंस है उसमें हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो जॉर्ज सोरोस उस वक्त क्या कहते हैं कि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द पोजीशन देन व्हाई नॉट गो फॉर द जगुलर। तो जगुलर का मतलब है कि पूरी बड़ी पोजीशंस क्यों नहीं बनाते। So instead of restraining us, it was really an invitation to double up, to try to sell as much more as possible. और बड़ी पोजीशन बनाने का रीजन सिंपल था कि यहाँ पे आपकी जो डाउनसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है। बाजार में ऑलरेडी ये बात फैल चुकी थी कि ब्रिटिश पाउंड की जो पोजीशन है वो काफ़ी वीक है और यहाँ से जो डाउनसाइड है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस ने स्टैनली ड्रकनमिलर को बड़ी पोजीशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया और इवेंचुअली क्वांटम फंड ने एक रात में $8.5 बिलियन तक के पाउंड्स को बेचा। तो दिस इज हाउ दे क्रिएटेड अ पोजीशन। जो $1.5 बिलियन की पोजीशन थी उसको बड़ा करके इन्होंने $10 बिलियन से भी ज़्यादा की शॉर्ट पोजीशन एक रात में खड़ी कर दी। अब जैसे ही अगली दिन सुबह 17 सितंबर 1992 को जैसे ही बाजार खुले, करेंसी मार्केट खुला, तो पाउंड की हालत काफ़ी वीक हो गई थी और जैसे कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का जो रूल था उसके हिसाब से ब्रिटेन जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने पाउंड खरीदना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सुबह 8:40 तक $1.5 बिलियन तक के पाउंड खरीदे, लेकिन फिर भी पाउंड की कीमत तो घटती जा रही थी। तो 9 बजे जो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर है नॉर्मन लेमेंट, इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर को कॉल करके बोला कि हम पाउंड को रोक नहीं सकते, घटता रोक नहीं सकते, पाउंड नीचे ही गिरता जा रहा है, तो हमें तुरंत ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का लॉजिक ये है कि अगर दोनों ही कंट्री में इंटरेस्ट रेट सेम है एंड अगर एक कंट्री फिर सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेती है तो सारा कैपिटल वहाँ जाएगा, क्योंकि आपको
ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर बहुत सारा कैपिटल आ रहा है तो वो कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड हिम सेइंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। तो 9 बजे इन्होंने कॉल किया और कहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दीजिए, लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं मानी। 11 बजे इन्होंने फिर से कॉल किया और तभी प्राइजेस और गिर चुके थे। तो तब इवेंचुअली ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हाँ कहा कि आप ठीक है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाइए। तो इन्होंने तुरंत ही 10% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा करके 12% किए, लेकिन फिर भी पाउंड पे कोई असर नहीं पड़ा। इवेंचुअली इनको दिन में आगे चल के 12% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा करके 15% तक करने लगे। 15%. 15%. एक दिन में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5% इनको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ा था, और फिर भी पाउंड पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, पाउंड में बिकवाली जारी थी। तो इवेंचुअली शाम को 7:30 बजे एफएम ने ये अनाउंस किया कि ब्रिटेन विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम द यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। In the meantime, the government has concluded that Britain's best interests are served by suspending our membership of the exchange rate mechanism. तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो पाउंड की कीमत तब तक 15% डॉइचमार्क के अगेंस्ट में गिर गई थी, और डॉलर के अगेंस्ट में पाउंड 25% तक गिर गया था। So this is how George Soros made a profit of more than $1 billion on his positions. तो इस दिन को ब्रिटेन के इकोनॉमिक हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है, लेकिन यही दिन जॉर्ज सोरोस के लिए ऑसम वेडनेसडे बन गया। तो इस ब्लैक वेडनेसडे की कीमत ब्रिटेन के टैक्स पेयर को चुकानी पड़ी, और ये ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि टोटल इनको जो लॉस हुआ है, जो टैक्स पेयर मनी गया है इसमें, वो 3.3 बिलियन पाउंड्स तक का गया है। इवेंचुअली आगे चल के जॉन मेजर अपना अगला इलेक्शन हार गए और सोरोस को टाइटल मिला द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटिश पाउंड की जो कीमत थी 2.95 अगेंस्ट द डॉइचमार्क, वो आगे चल के 2.4 तक पहुंच गई, और क्वांटम फंड की जो एनएवी थी वो लगभग $15 बिलियन के करीब की थी। वो केवल एक रात में ऑलमोस्ट $19 बिलियन तक पहुंच गई, और इसमें से इस $19 बिलियन में से जॉर्ज सोरोस का प्रॉफिट था $1 बिलियन और हायर। In excess of $1 billion of profits, because we had a position approaching, I think, $10 billion, and the fall was more than 10%. तो अब जॉर्ज सोरोस, जो कि हमारे सबसे पहले सुपर ट्रेडर है, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? वन थिंग विच आई बिलीव विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम आगे भी देखेंगे जो बाकी के सुपर ट्रेडर्स में भी कॉमन रहती है, वो ये है कि आपको ऐसी पोजीशंस ढूंढनी है जहां पे आपकी डाउनसाइड लिमिटेड हो और अपसाइड काफी ज्यादा हो। तो जॉर्ज सोरोस ने बिल्कुल यही किया कि उन्होंने जब पाउंड शॉर्ट किया तो उनकी डाउनसाइड काफी लिमिटेड थी, उनको लॉस होने के चांसेस काफी कम थे, केवल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट देना पड़ता वही था, लेकिन जो अपसाइड थी वो काफी बड़ी थी। सो करेंसी 25% तक गिर गई, तो दैट वाज अ मेजर अपसाइड फॉर हिम। इसके अलावा दूसरी जो सबसे खास बात है इस सुपर ट्रेड से जो हमें सीखने मिलती है वो ये कि डोंट बेट स्मॉल व्हेन यू हैव हाई कन्विक्शन इन अ ट्रेड। तो जॉर्ज सोरोस को बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन था अपने इस ट्रेड में, और इसीलिए उन्होंने स्टैनली ड्रकनमिलर को प्रोत्साहित किया कि वो $1.5 बिलियन से अपनी पोजीशन बढ़ा करके $10 बिलियन तक लेकर गए। सो जॉर्ज सोरोस ने आगे चल के यही स्ट्रैटेजी यूज करके थाईलैंड की जो बाहत करेंसी है उसमें शॉर्ट्स किए थे, और मलेशिया की रिंगिट में भी शॉर्ट करके पैसे बनाए थे। तो अगर आपको इन दोनों सिचुएशंस के बारे में भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हेज फंड कौन सा है और इसके ओनर कौन है, और ये है हमारे अगले सुपर ट्रेडर। तो इनके बारे में क्या आप जानते हो, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देख सको। थैंक यू।